हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल जहां हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट अपडेट्स ऑन पीएचडी एडमिशंस, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और एकेडमिक करियर्स। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर के पीएचडी प्रोग्राम के बारे में, जो कि राउंड द ईयर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ओपन है। मतलब आप साल भर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के थ्रू। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। कमेंट करके बताएं कि आप किस सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स CSIR नेट और UGC नेट के लिए भी टैग किए गए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये बुक्स नेट, सेट, गेट और किसी भी रिसर्च या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आप चैनल के होम पेज पर जाकर शॉप बटन में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको कोर्स वाइज और एग्जाम वाइज बुक लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर भी कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर ने पीएचडी प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। ये प्रोग्राम मल्टीपल कैटेगरीज के अंडर अवेलेबल है। कैटेगरी 1 है इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर, जिसमें आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से रिसर्च असिस्टेंटशिप मिलती है। कैटेगरी 2 है स्पॉन्सर्ड पीएचडी स्कॉलर। इसके अंदर भी मल्टीपल सब कैटेगरीज हैं, जैसे एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेलोशिप वाले कैंडिडेट्स, आईआईटी भुवनेश्वर के रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंडर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर के अंडर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। कैटेगरी 3 है जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम, जो स्पेसिफिकली आईआईटी भुवनेश्वर के एमएससी स्टूडेंट्स के लिए है और सिर्फ एक स्पेसिफिक विंडो में अवेलेबल है। कैटेगरी 4 है इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी, मतलब जो आईआईटी भुवनेश्वर के स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए। और कैटेगरी 5 है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए पीएचडी प्रोग्राम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पीएचडी प्रोग्राम का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है वो पूरे साल ओपन रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी अप्लाई कर दिया और तुरंत एडमिशन हो जाएगा। इसको प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए इंस्टीट्यूट ने 4 विंडोज़ बनाए हैं। विंडो 1 होती है 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक और इसका लास्ट डेट 30 अप्रैल होता है। इसके थ्रू एडमिशन ऑटम सेशन के लिए होता है। विंडो 2 होती है 1 मई से 31 जुलाई तक, लास्ट डेट 31 जुलाई और ये भी ऑटम सेशन के लिए है। विंडो 3 होती है 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक, लास्ट डेट 31 अक्टूबर और ये स्प्रिंग सेशन के लिए होता है। विंडो 4 होती है 1 नवंबर से 31 जनवरी तक, लास्ट डेट 31 जनवरी और ये भी स्प्रिंग सेशन के लिए होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, विंडो 2 और विंडो 4 ऑप्शनल होते हैं, मतलब डिपार्टमेंट्स अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं कि वो इन विंडोज़ के एप्लीकेशंस कंसिडर करेंगे या नहीं। अगर किसी डिपार्टमेंट ने विंडो 2 के एप्लीकेशंस कंसिडर नहीं किए तो वो एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली विंडो 3 में शिफ्ट हो जाएंगे और उनका कट ऑफ विंडो 3 के अकॉर्डिंग होगा। इसी तरह अगर विंडो 4 कंसिडर नहीं किया गया तो एप्लीकेशंस विंडो 1 में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, विंडो 1 सिर्फ जॉइंट एमएससी पीएचडी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। सिलेक्शन प्रोसेस भी फास्ट है। हर विंडो के लास्ट डेट के बाद अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ्स के अंदर सिलेक्शन और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाता है। अगर आप रिसर्च एरियाज देखना चाहते हैं तो आईआईटी भुवनेश्वर के डिफरेंट स्कूल्स में बहुत सारे रिसर्च एरियाज अवेलेबल हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल साइंसेज, मिनरल्स मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट, बेसिक साइंसेज जिसमें केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स इंक्लूडेड है, और अर्थ, ओशन एंड क्लाइमेट साइंसेज। इनके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर के अंडर भी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी 1 यानी इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर के बारे में। इस कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप मिलती है। अब एलिजिबिलिटी स्कूल वाइज डिफाइन की गई है। इंजीनियरिंग स्कूल्स के लिए जैसे इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैकेनिकल साइंसेज और मिनरल्स मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, आपके पास एमटेक या एमई डिग्री होनी चाहिए अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन में, मिनिमम 60% मार्क्स या 6.5 सीजीपीए के साथ। अगर आपके पास बीटेक या बीई डिग्री है तो मिनिमम 70% मार्क्स या 7.5 सीजीपीए होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको गेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है।
साथ ही क्लास 10 से लेकर सभी एग्जाम्स में मिनिमम 60% मार्क्स या 6.5 CGPA होना चाहिए। एक बार 5% तक रिलैक्सेशन मिल सकता है सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल पर। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट स्कूल की। यहाँ आपको मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स या 6.0 CGPA चाहिए और बाकी सभी एग्जाम्स में भी सेम 55% क्राइटेरिया अप्लाई होता है। यहाँ भी 5% तक रिलैक्सेशन अलाउड है। इस कैटेगरी के लिए आपको गेट या CSIR UGC नेट LS क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। अब आते हैं स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज पर। यहाँ आपको मास्टर डिग्री में मिनिमम 60% या 6.5 CGPA चाहिए और क्लास 10 से ऑनवर्ड्स भी सेम क्राइटेरिया अप्लाई होता है। यहाँ एलिजिबिलिटी के लिए आप गेट, CSIR UGC नेट LS, जैम या जेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कूल ऑफ अर्थ, ओशन एंड क्लाइमेट साइंसेज की। यहाँ आप मास्टर डिग्री के साथ अप्लाई कर सकते हैं या फिर बीटेक BE डिग्री के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर के लिए मिनिमम 60% या 6.5 CGPA और बीटेक के लिए 70% या 7.5 CGPA रिक्वायर्ड है और यहाँ भी आपको गेट या CSIR UGC नेट LS या जैम या जेस्ट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। अब एक स्पेशल प्रोविजन है CFTI स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जैसे IITs या IISc में पढ़ रहे हैं और आपका CGPA 8.0 या उससे ज़्यादा है तो आप शॉर्टलिस्ट होने के एलिजिबल हैं बिना गेट या नेट के। लेकिन आपको एटलीस्ट 7 सेमेस्टर्स कंप्लीट करने होंगे और फाइनल CGPA भी 8.0 मेंटेन करना होगा। ये स्टूडेंट्स भी असिस्टेंटशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, बिल्कुल कैटेगरी 1 के जैसे। अब आगे बढ़ते हैं कैटेगरी 2 यानी स्पॉन्सर्ड PhD स्कॉलर। इसमें सबसे पहला टाइप है एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। इन कैंडिडेट्स को कम से कम 3 इयर्स का कंटिन्यूअस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज या रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस में। इन कैंडिडेट्स के लिए गेट या नेट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एकेडमिक क्वालिफिकेशंस कैटेगरी 1 के जैसे ही होंगे और इन्हें स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट सबमिट करना ज़रूरी है। इनको इंस्टीट्यूट से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। दूसरा टाइप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टरल फेलोशिप वाले कैंडिडेट्स जैसे CSIR UGC नेट JRF, DST इंस्पायर, DBT या ICMR फेलोशिप होल्डर्स। इनको अपनी फेलोशिप से फंडिंग मिलती है और इन्हें गेट की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा टाइप है IIT भुवनेश्वर के स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट के अंडर कैंडिडेट्स। अगर आप ऑलरेडी JRF या SRF के रूप में किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपका प्रोजेक्ट कम से कम 2 इयर्स तक कंटिन्यू होना चाहिए फ्रॉम द टाइम ऑफ एडमिशन और आपको वहीं से असिस्टेंटशिप मिलेगा। चौथा टाइप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर के अंडर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है जहां आप अलग अलग स्कूल्स के सुपरवाइजर्स के साथ काम कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में MTech या BE डिग्रीज के साथ स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स और गेट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, स्पेशली डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड्स में। अब बात करते हैं कैटेगरी 3 की, जो है जॉइंट MSc PhD प्रोग्राम। ये स्पेसिफिकली IIT भुवनेश्वर के MSc स्टूडेंट्स के लिए है और सिर्फ ऑटम सेमेस्टर एडमिशन के लिए एप्लीकेबल है। इसमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो अपना 3rd सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपका CGPA 8.5 या उससे ज़्यादा है 3rd सेमेस्टर के बाद तो आप ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं सिलेक्शन टेस्ट के लिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि आपको रिजल्ट डिक्लेयर होने के 2 वीक्स के अंदर डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा, वरना आपका कैंडिडेचर कंसिडर नहीं किया जाएगा। और एक डिसिप्लिन वाइज कैप भी है जो सैंक्शन स्ट्रेंथ का 10% होता है। अब बात करते हैं कैटेगरी 4 यानी इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी की। ये IIT भुवनेश्वर के नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है जो परमानेंट बेसिस पर काम कर रहे हैं। इन कैंडिडेट्स को PhD ज्वाइन करने के लिए प्रायर परमिशन यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। एलिजिबिलिटी सेम है जो कैटेगरी 1 में दी गई है, लेकिन इनके लिए गेट या नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। अब आते हैं कैटेगरी 5 पर, जो है PhD प्रोग्राम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। इस कैटेगरी के लिए मिनिमम 3 इयर्स का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज या स्टार्टअप्स में काम कर रहे होने चाहिए। इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए भी गेट या नेट रिक्वायर्ड नहीं है और इनके लिए रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट थोड़ी
रिलैक्स्ड होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ मैं आपको सारे अवेलेबल सब्जेक्ट्स डिटेल में बता रहा हूँ जो इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल हैं। स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंसेज के अंडर सब्जेक्ट्स आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर सिविल इंजीनियरिंग आता है। स्कूल ऑफ मैकेनिकल साइंसेज के अंडर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग साइंसेज आते हैं। स्कूल ऑफ मिनरल्स, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर बहुत वाइड रेंज के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, engineering sciences, data science and artificial intelligence, civil engineering, environmental science and engineering, polymer science and engineering, geology and geophysics, electrical engineering. School of Humanities, Social Sciences and Management के अंडर सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज के अंडर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज जैसे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। स्कूल ऑफ अर्थ, ओशन एंड क्लाइमेट साइंसेज के अंडर एटमॉस्फेयर, ओशन, क्लाइमेट साइंसेज, जियोलॉजी, अर्थ साइंसेज, जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग और अर्थ एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंसेज जैसे एरियाज इंक्लूडेड हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर के अंडर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसे इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज अवेलेबल हैं। अब चलिए आते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किया जाएगा। आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपीज अपलोड करनी होंगी। कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टलिस्टिंग सिर्फ आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन के डेटा के बेसिस पर होगी, इसलिए फॉर्म बहुत केयरफुली फिल करें। अगर आपने गलत या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ अप्लाई करने के लिए है, सिलेक्शन गारंटी नहीं करता। SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 5% तक रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। असिस्टेंटशिप उन कैंडिडेट्स को मिलेगी जो एलिजिबल हैं, जैसे इंस्टीट्यूट PhD स्कॉलर्स या फेलोशिप होल्डर्स, लेकिन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, स्टाफ कैटेगरी और वर्किंग प्रोफेशनल्स को असिस्टेंटशिप नहीं मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू हो सकता है। अगर दोनों होते हैं तो 40% वेटेज रिटन टेस्ट का और 60% इंटरव्यू का होता है। अगर सिर्फ इंटरव्यू होता है तो 100% वेटेज इंटरव्यू का होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है अपने एम्प्लॉयर से। अगर आप अप्लाई करते वक्त NOC अटैच नहीं कर पाते तो आपको अंडरटेकिंग देनी होगी कि आप सिलेक्शन के टाइम NOC प्रोवाइड करेंगे। अगर NOC नहीं दिया तो आपकी सिलेक्शन कैंसिल भी हो सकती है। ये सारी डिटेल्स आपको पेज 10 और 11 में मिलती हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए फ़ी है 500 रुपीज़। SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए फ़ी है 250 रुपीज़। फॉरेन नेशनल्स के लिए फ़ी है $50 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड है। और याद रखिए, एक बार फ़ी पे कर दी तो वो रिफ़ंड नहीं होगी। अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एकेडमिक सेक्शन, ERP टीम या अकाउंट सेक्शन से कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल और फ़ोन नंबर के थ्रू जो डॉक्यूमेंट में दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन IIT भुवनेश्वर के PhD एडमिशन के बारे में, जो कि राउंड द ईयर ओपन है।